बेहतर सब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा बैठक। विभागीय अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। किसानों को नई तकनीकी से रूबरू कराने के निर्देश दिए। मुनिगिरेती में सीओ अस्मिता ममगाई ने की समीक्षा बैठक। इंस्पेक्टर रितेश शाह समेत चौकी प्रभारी रहे मौजूद। लंबित विवेचना जल्द निपटाने के दिए निर्देश। नैनीताल में सत्ताल पर्यटन स्थल से हटाया जा रहा अतिक्रमण। झील विकास प्राधिकरण ने चलाया बुलडोजर। दुकानदारों ने बिना नोटिस कार्रवाई का लगाया आरोप। मसूरी में अनिल रावत ने किया नाम रोशन। पीसीएस परीक्षा में प्रदेश में हासिल किया 5वां स्थान। प्रेस क्लब में आयोजित समारोह में अनिल रावत को किया गया सम्मानित। उत्तराखंड में आज भी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। उत्तरकाशी के आराकोट बंगाड़ क्षेत्र में भारी बारिश से नुकसान। और चलिए शुरुआत करते हैं अब खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी संगठन पर्व सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है। सीएम धामी ने बीजेपी के प्रथम सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण भी की है। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय देहरादून का, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सीएम धामी बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। संस्था के प्रदेश के राज्य के अंदर संगठन महापर्व की शुरुआत करने जा रहे हैं। कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो भारत में ही नहीं पूरे संपूर्ण विश्व के अंदर अपना एक स्थान रखते हैं, उनके द्वारा पूरे विश्व के अंदर सर्वाधिक संख्या के राजनीतिक दल, जिसकी पिछले समय 18 करोड़ से ज्यादा सदस्यता थी, कल 0 सदस्यता होने के बाद पहले सदस्य देश के प्रधानमंत्री जी बने। हमारे राष्ट्राध्यक्ष ने सदस्यता दिलाई। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुझे खुशी है कि आज सदस्यता के प्रथम सदस्य बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को प्राप्त हो रहा है। ये दल, जिस दल को इस स्थान तक पहुंचाने के लिए उस कालखंड में, जबकि भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जनसंघ की मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी बात करूं, अनेकों कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किए। अनेकों हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने इस देश के विकास के लिए, इस देश के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए, जिस प्रकार के जो पार्टी के वैचारिक अधिष्ठान थे, उनको यथावत रखते हुए दल के इस प्रभाव को आज इस स्तर पर पहुंचाया। समाज में जिस वर्ग में हम अभी तक नहीं पहुंच पाए, इस समय पर उन सब क्षेत्रों के अंदर पार्टी की सदस्यता में हम सब अपना योगदान दें, ऐसी हम सबकी अपेक्षा रहेगी। मित्रों, मैं जानता हूं आप सब कार्यकर्ता कल जब देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी सदस्य बने तो एक ललक सबके मन में है कि बहुत जल्दी हम भी भारतीय जनता पार्टी सदस्य बने। अनेकों अभी उसका मुख्यमंत्री उसका स्वरूप बनाएंगे। और इसके साथ साथ हमारे सारे विधायकगण, हमारे सारे मंत्रीगण, हमारे 8 राज्यसभा के सांसद सहित हम सब लोग आप तय करने वाले हैं कि कल से जो हमने अपने कार्यक्रमों की श्रृंखला बनाई है, जिसमें हर जिला मुख्यालय की संस्था की लॉन्चिंग होगी, उसका मंडल की लॉन्चिंग होगी, लेकिन केंद्र में हमारा बूथ है और हमारे सारे प्रदेश के पदाधिकारी हर जिले के अधिकतर बूथों पर वो सदस्यता करने जाए, इस प्रकार का हमारा आह्वान है। इसी वर्ष अटल जी का 100वां जन्मदिन आने वाला है। उस अवसर को भी हम सदस्यता के व्यापक स्वरूप को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ लेंगे। दीनदयाल जी की जयंती का है, डॉक्टर गांधी जयंती है। हम जहाँ सामाजिक क्षेत्र के अनेकों कार्यक्रम करते हैं, सेवा भाव के कार्यक्रम करते हैं, स्वच्छता के कार्यक्रम करते हैं, समाज के बीच में जाकर अनेकों लोगों को पार्टी से जोड़ना है। इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि अपने मोबाइल से एक मिस कॉल आप करेंगे, खड़े होना पड़ेगा, मीडिया वाले 88 00 00 2024 आप पे मिस कॉल आपने कर दी है। आगे से निवेदन है पूरे लोकतांत्रिक तरीके से पुनः
नए सदस्यों को जोड़ने की शुरुआत करना हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाता है कि हमारी पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संचालित होती है। इसके साथ ही भाजपा की यह परिपाटी है कि हम अपने कार्यकर्ताओं और सदस्यों को अपने परिवार की तरह आदर देते हैं, सम्मान देते हैं और सदस्य बनाने के बाद हमेशा उनके संपर्क में रहते हैं, उनको भूलते नहीं हैं। अब इस अभियान के तहत जो करोड़ों लोग भाजपा के सदस्य बनेंगे वे हमारी पार्टी के लिए महज एक आंकड़ा नहीं होंगे, बल्कि वह सब हमारे परिवार के सदस्य होंगे। और कभी कभी हमारे पत्रकार बंधु अक्सर ये पूछते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या है कि करोड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े चले जाते हैं और करोड़ों करोड़ों की सदस्यता हो जाती है। भाजपा पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन जाता है। तो भाइयों बहनों, मैं उनसे कहता हूं, आज के समय में भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि हमारी पार्टी में कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता है। हमारी पार्टी में जातिवाद, क्षेत्रवाद, धनबल, बाहुबल नहीं चलता है। हमारी पार्टी में बूथ पर काम करने वाले एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को भी उतना ही सम्मान देती है जितना कि बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को मिलता है। भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने एक छोटे से कार्यकर्ता को भी बड़ी जिम्मेदारी देने का मौका देती है और उसका उदाहरण, जीता जागता उदाहरण आप सबके सामने मैं भी हूं कि हमारी पार्टी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पद पर हैं या नहीं हैं। पार्टी तो बस आपकी पार्टी के प्रति जो ईमानदारी है, लगन है, निष्ठा है, समर्पण है, उसका हमेशा आकलन करती है। इसलिए राष्ट्र भावना को प्रथम मानकर हमारी पार्टी ने देश की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं और हमारी सरकारों ने देश के अंदर अनेकों ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे न देश का वर्तमान ही नहीं बल्कि देश का आने वाला भविष्य भी बेहतर हुआ है। हम सभी को याद होगा कि दशकों लंबी हमारी मांग के बाद हमारा प्रदेश उत्तराखंड देश के मानचित्र पर अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ और उसमें सबसे बड़ी निर्णायक भूमिका तत्कालीन हमारे उस समय के प्रधानमंत्री भारत स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने अपने कालखंड में अलग राज्य का निर्माण किया था उत्तराखंड वासियों की भावना का सम्मान करते हुए। एक तरफ जहां उनके कार्यकाल में संपन्न हुए परमाणु के पोखरण के परीक्षण में भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी अनेक योजनाओं ने देश की कायाकल्प करने में, देश की काया पलट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाइयों बहनों, उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब ये ग्रामीण सड़क की योजना बना रहे थे कि पूरे देश के अंदर ऐसे गांव जो सड़कों से वंचित हैं, उन सभी को सड़कों से जोड़ा जाना है, तो बहुत सारे लोगों ने उनको सुझाव दिए कि आप इन सड़कों का नाम अपने नाम से उनका नामकरण कर दीजिए, अपना नाम रख दीजिए, अटल सड़क योजना नाम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, जानना चाहेंगे आपसे, ये जो सदस्यता अभियान चल रहा है बीजेपी का, इसमें प्रथम सदस्य के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, कैसे चलना है, कब तक चलना है और कैसे सदस्यता ग्रहण की जा रही है? हाँ ज्योति, कहें तो अब भारतीय जनता पार्टी ने पुणे अब सदस्यता अभियान एक शुरू किया गया है। नए नए सदस्य बनाए जाएंगे और सभी लोगों को, चाहे वो विधायक हो चाहे कोई हो, उस सभी को टारगेट दिया गया है कि आपको इतने इतने नए सदस्य बनाने हैं।
जिसका कहें तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड की बात करें तो आज इसका शुभारंभ किया गया और पहली सदस्यता तो कहें, पहली सदस्यता कहें तो उन्होंने लिया यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर लिया, एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कल दिल्ली में हुआ था जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले उसको शुभारंभ किया था और वहां पर इसकी सदस्यता ली थी। तो कुल मिला के कहें अब यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके इतने पूरे देश में कई करोड़ों कार्यकर्ता हैं। तो वही प्रयास फिर दोबारा शुरू किया जा रहा है कि विशेष अभियान को लेकर कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए जाएं, सबको टारगेट दिया जा रहा है जिससे भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो सके और जब आने वाले चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं इसका और अधिक लाभ मिल सके। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में यह अभियान शुरू किया गया। अब यही देखना है कि कितने सदस्य यहाँ पर बनाए पाए जाते, जो टारगेट है वो पूरा किया जाता है नहीं किया जाता। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर आज इसके अभियान शुरू हो गया है और स्वयं पुष्कर सिंह धामी ने इसका अभियान शुरू किया है, सारी सदस्यता ली है। अब जो टारगेट दिया गया है वो कितना अचीवमेंट होता है तो यही है कि आगे आने वाले चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो चाहे अन्य राज्य के चुनाव हो, उसमें इन सदस्यता बढ़ने का कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ देखना पड़ेगा। पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है कि और अधिक सदस्य बने जिससे भारतीय जनता पार्टी और अधिक मजबूत हो सके। मजबूती के लिए ही इतना बड़ा अभियान चलाया जा रहा है कमल जी, लेकिन जानना यह भी चाहेंगे कि जो सामान्य लोग हैं वो जुड़ना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि घर घर जाकर के लोगों को जोड़ा जाएगा। और हम थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री को सुन रहे थे तो मोबाइल दिखा करके किसी तरीके के ऐप और मिस कॉल मारने की वो भी बात भी कर रहे थे। तो लोग कैसे स्पष्ट करें कि कैसे किन किन माध्यमों से जुड़ा जा सकता है? तो कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से संपर्क करें, वहां से बात करेंगे और उसके बाद एक इन्होंने ऐप बनाया है और उसमें नंबर दिया गया है जो 10 डिजिट का है। आप उसको अगर करें तो जगह जगह सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह भेजा जा रहा है कि कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि आप उसको करेंगे तो आप स्वतः ही जुड़ जाएंगे और फिर आपकी जो रसीद होगी, जो सदस्यता शुल्क होगा वो कट जाएगा। तो इसको लेकर आप ये इन्होंने शुरुआत की है। आप यही देखना, क्योंकि मैंने कहा ना, हर चाहे विधायक हो, मंत्री हो, चाहे जिनके पार्टी पदाधिकारी हो, सबको टारगेट दिया गया कि आपको इतने इतने सदस्य बनाने हैं। अब वही देखना है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में ये काम शुरू किया गया है। वही मैं कहता हूं कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो इस बार लोकसभा के चुनाव थे, आपको याद होगा, तो एक बात कही जाती है कि 400 पार। तो भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विश्वास भी था कि इस बार हमारा जो बहुमत है 400 नहीं तो उसके आसपास जरूर आएगा और बहुत अधिक, जिससे एक बहुत बड़ा बहुमत जो ऐतिहासिक होगा, आज भारतवर्ष में किसी को नहीं मिला, इतना मिलेगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो बहुमत है उससे भी बहुत दूर रह गए। जो 272 का आंकड़ा था उससे भी काफी नीचे आ गया और 240 में चढ़ के आ गए, जिसका भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार का अंदाजा नहीं था, अंदेशा नहीं था। तो अब भारतीय जनता पार्टी का यही प्रयास है कि कैसे और मजबूत किया जा सके, कैसे और सक्रिय सदस्य बनाया जा सके, ताकि भारतीय जनता पार्टी और मजबूती हो और जब चुनाव का समय आए तो कहीं ना कहीं इसका लाभ मिल सके और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मजबूती से हर राज्यों में और केंद्र सरकार में अपना बहुमत प्राप्त कर सके। जैसा कि आपने कहा कि चाहे वो विधायक हो चाहे वो कार्यकर्ता हो, ये एक लक्ष्य दिया जाएगा कि आपको इतने लोगों को जोड़ना है। एक तो जानना ये चाहेंगे कि क्या वो लक्ष्य सामने आया है कि प्रति व्यक्ति कितना टारगेट दिया गया है, और दूसरा ये भी जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है, चाहे एबीवीपी के छात्र कहें, तो क्या इन लोगों को भी सदस्यता अभियान में शामिल किया जाएगा? क्या इन लोगों को भी किसी तरीके का टारगेट दिया जाएगा? हाँ, जो भारतीय जो ये एबीवीपी तो अलग हो गया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद होता है कि जो कॉलेजों में चुनाव लड़ती जाती है, लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा, भाजपा युवा मोर्चा, उसको भी टारगेट रखा गया, उसको भी यहाँ पर रखा गया है। तो कुल मिला के मैंने कहा ना, ये टारगेट दिया, किसी को 200 का, किसी को 300 का, किसी को 50 का, किसी को 75 का, किसी को 500, अलग अलग टारगेट दिए गए। मंडलों को टारगेट दिए गए हैं, जो अलग अलग इनके मंडल्स होते हैं, जो मंडल बनाए गए हैं उनको टारगेट दिया गया। तो कुल मिला के टारगेट दिया गया कि हमें इतने लाख, इतने करोड़ सदस्य बनाने हैं, ताकि उनका यही प्रयास है। मैंने कहा ना कि जो भारतीय जनता पार्टी का सपना था कि इस बार हम 400 पार आएंगे, वो सपना कहीं ना कहीं टकना शुरू हुआ है, अंदेशा नहीं था। लेकिन अब आगे भविष्य में कैसे इस पार्टी को और मजबूत करना है, कैसे और आगे लक्ष्य की ओर बढ़ना है, इसको लेकर यह अभियान पूरे विश्व, पूरे भारतवर्ष में शुरू किया गया है। अब यही देखना जो 1 महीने का अभियान है उसमें कितनी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, या वही सदस्य ऐसे हैं जिनको कोई रिपीट तो नहीं बनाया जा रहा, नए सदस्य कितने बनेंगे ये भी सब जानना होगा। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का यही प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी भी देखना इस प्रयास में कितनी सफल होती है और इससे आने वाले चुनाव में कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है।
एक दूरदृष्टि सोच के साथ इस पूरे अभियान को चलाया जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए कमल जी। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक की है। विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से कृषि और उद्यान विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली है। उन्होंने अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश यहां पर दिए। तो उधर मंत्री गणेश जोशी ने गेम चेंजर योजनाएं और गेम चेंजर क्रॉप को प्राथमिकता से कार्य और चाय बागानों को हॉर्टी टूरिज्म के रूप में विकसित करने के भी निर्देश दिए। इसी के साथ ही फलों के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर देने को कहा है। और वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने यह भी कहा है कि फलों की सिंचाई के लिए बोरवेल निर्माण के लिए अध्ययन करना बेहद जरूरी है और एरोमा जैविक और प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ ही किसानों को प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। किसानों को नई तकनीकी से रूबरू करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किए जाने चाहिए। और उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा है कि उत्पादों को जो उत्पाद है उनकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर ध्यान दिया जाए। किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से नवाचार और अभिनव प्रयोग के प्रयास भी करें। और मुनिकीरेती थाने में सीओ अस्मिता ममगाई ने समीक्षा बैठक की है। बैठक में इंस्पेक्टर रितेश शाह सहित सभी चौकी के प्रभारी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सीओ ने थाने में दर्ज मुकदमों के बारे में समीक्षा कर सवाल जवाब किए हैं। सभी मुकदमों की विवेचना जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि सीओ ने मामले में बताया है कि साल 2023 का कोई भी केस थाने में पेंडिंग नहीं है। साल 2024 में जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं उनकी समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए गए हैं। साथ ही साइबर से संबंधित मामलों को भी जल्द से जल्द निपटाने के लिए कहा गया है। फिलहाल सभी चौकी प्रभारियों का कार्य संतोषजनक पाया गया है और उनको अपनी ड्यूटी बेहतर और ईमानदारी से करने की सलाह भी दी गई है, जिससे भविष्य में उनको जिला पुलिस मुख्यालय से अच्छे कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र मिल सके। सभी विवेचकों का OR किया गया है। तो पिछले जो भी मुकदमे हैं हमारे यहाँ, तो 2023 में तो कोई भी पेंडिंग नहीं है। तो 2024 के जितने भी मुकदमे हैं उसमें सभी SR केसेस, 420 से रिलेटेड केसेस और भी जितने केसेस हैं उनमें क्या पेंडेंसी है, क्या उनका स्टेटस है, इसके बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और इसके साथ ही साथ जो साइबर से संबंधित शिकायतें हैं उनकी जो पेंडेंसी है, 50,000 से ऊपर की जो शिकायतें हैं उनमें मुकदमा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और भी आवश्यक जो NBW की तामील हेतु इस हेतु भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उनका शीघ्र जो है जो भी इसमें कार्रवाई पेंडिंग है उसका शीघ्र पूरी कार्रवाई करके इसका सफल विधिक निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। और सातताल पर्यटक स्थल में झील विकास प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन की टीम की ओर से अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। उधर स्थानीय दुकानदारों ने बिना नोटिस दिए विभाग की ओर से कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि बड़ी दुकानों को हटाने के लिए समय दिया जा रहा है, छोटी दुकानों को बिना कोई समय दिए तोड़ दिया गया है। हमें अपनी व्यवस्था करने का भी समय नहीं दिया गया। वहीं प्राधिकरण के अधिकारियों का इस मामले में कहना है कि नोटिस पहले ही चस्पा किया गया था जिसमें अतिक्रमण हटाने की बात कही गई थी। समय सबको दिया गया था। उन्होंने बताया कि 20 दुकानों का आवंटन किया जा चुका है, बाकियों की व्यवस्था की जा रही है। चार्टी पर्यटन हो ही सातताल का अच्छा लगता है। हम लोगों ने सातताल बसाई यहाँ पे एक दो करके आदमी आए यहाँ पे, किसने जलजीरा बेचा, किसने पानी बेचा, किसने खुमानी आड़ू बेचा, है कि नहीं। इसका जोते के हालात हो गए। हम मानते कि प्रशासन ने ठीक है हमको नई दुकानें बना के दी हैं, लेकिन हमको बताना चाहिए था कि भाई तुम अभी दुकान में शिफ्ट हो जाओ तो आप दुकान तोड़ना है। लेकिन इनको हमको इनने ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया। 40 दुकान यहाँ पे बनी है, 20 जवानों का इन्हें आवंटन कर रखा है। आज की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होनी थी और ये कार्रवाई बेसिकली उन दुकानदारों के दुकान हटाने के लिए थी जो यहाँ पर अतिक्रमण करके बैठे हुए थे। उनके लिए जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ने दुकान बनाई है, बट वो शिफ्ट नहीं हो रहे थे इसमें। तो उसके लिए नोटिस भी चस्पा किया गया था कि 2 तारीख को 11 बजे से अतिक्रमण हटाने का कार्रवाई की जाएगी। बट पूरा दिया गया है, उसके लिए नोटिस भी जारी किया गया था। इनको पहले से बता दिया गया था, बट उसके बावजूद भी शिफ्ट नहीं कर रहे। दुकान बनी है, 30 दुकानें उनकी हुई है, बाकी और बनी है। आजकल की युवा पीढ़ी जहां सूखे नशे की लत में अपना जीवन बर्बाद कर रही है, वहीं इन सबके लिए प्रेरणा स्रोत बने अनिल रावत ने PCS परीक्षा में उत्तराखंड में 5वें स्थान पर आकर मसूरी और जौनपुर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।
वहीं मसूरी प्रेस क्लब में आयोजित सम्मान समारोह में अनिल रावत को स्मृति चिन्ह और शॉल देकर के सम्मानित किया गया। इस दौरान अनिल रावत ने पीसीएस परीक्षा से जुड़े अपने संस्करणों को सुनाया है। उन्होंने बताया कि उन्हें कई लोगों ने पीसीएस परीक्षा के लिए प्रोत्साहित किया है, जिसके बाद से उनकी लगन और मेहनत से उन्हें इस मुकाम तक पहुंचा पाए। उन्होंने बताया कि उनके पिता नगरपालिका में कार्यरत हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा केम्प्टी में हमारी पाठशाला सिद्ध संस्था में पूरी हुई है। इसके बाद से उन्होंने कड़ी मेहनत करके पीसीएस परीक्षा में 5वां स्थान हासिल किया है। वहीं मसूरी प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुनील सिलवाल ने कहा मामले में कि अनिल रावत आजकल की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से। मौसम को लेकर के ये बड़ी खबर है, जहां पर एक बार फिर से आज भी प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो बड़ी जानकारी आपको देते हैं मौसम के मद्देनजर। प्रदेश भर में बारिश के आज आसार हैं। मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में तेज बारिश की संभावना है। अन्य जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बताए गए हैं। आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना बताई गई है। उत्तरकाशी के आराकोट बंगाण क्षेत्र में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। बारिश से जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। बारिश से कई सड़कें भी बंद बताई जा रही हैं। उधर सड़कों को खोलने के लिए लगाई गई हैं जेसीबी मशीनें। तो लगातार प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को दिक्कतें ना हो। जो सड़कें बंद है, जो मार्ग अवरुद्ध है, उन्हें खोलने का काम किया जा रहा है जेसीबी मशीनों के द्वारा। लेकिन फिर से मौसम विभाग ने आज 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर सड़कें बंद बताई जा रही है। क्या आसार है, क्या कहना है मौसम विभाग का? हाँ ज्योति, हम जैसे ही मौसम का अलर्ट आता है, मैंने कहा ना 24 घंटे पहले अलर्ट आता है, और हम सारी जानकारी अपने दर्शकों को बताते रहते हैं। जो खाली उत्तराखंड है या अन्य राज्यों की देख रहे हैं, जहां जहां जो दर्शक हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको हम जानकारी देते रहते हैं कि आज भी कहीं ना कहीं अलर्ट जो है। अगर कहें तो रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, यहाँ कहीं ना कहीं आज भारी बारिश की फिर चेतावनी दी गई है। तो कुल मिला के वही है कि पहाड़ की बात करें, चमोली, रुद्रप्रयाग, एक जिसमें रुद्रप्रयाग की बात करें जहाँ भगवान केदारनाथ का धाम आता है, और दूसरा चमोली की बात करें तो भगवान बद्री विशाल का द्वार आता है। तो कुल मिला के कहें अभी भी पहाड़ों में जाना, यात्रा पे जाना अनुचित नहीं है, और वैसे भी यात्रा कहें तो ना के बराबर चल रही है। तो इसी चीज को लेकर चलता हूँ। लगातार जब ये बारिशें ज्यादा होती हैं तो इससे मौजूद रोड्स जो है वो जरूर प्रॉब्लम आती है, और वो लगातार देखने को मिल भी रही है कि कितनी जगह जगह रोड्स ब्लॉक भी हो जाती हैं। लगातार उसको खोलने का प्रयास किया जाता है, और सरकार का यही प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिक्कत का ना सामना पड़े। पर कहे ना, जब ये मौसम होता है, ये दैविक आपदा में आता है, ये किसी के बस की बात नहीं होती, और कहाँ एकदम इतना बरस जाए और कहाँ कैसा हो जाए, तो वो लगातार कहीं ना कहीं दिखता है। और वही बात करें, उत्तरकाशी के आराकोट बंगाल में भी बारिश से भारी नुकसान है, और कहीं जगह ये दिखते खोलने को मिल रही है, सड़कों का काम चल रहा है, खोलने का काम चल रहा है, खोलते हैं, फिर कहीं ना कहीं जब बारिश आती है फिर वो मलबा नीचे आ जाता है, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है अन्य जगहों से अलग है। और यहाँ की जो बात करें हम, पहाड़ जो है, मैंने बताया यहाँ कच्चे और मिट्टी के पहाड़ हैं, वो कोई ना कहीं एक बहुत बड़ा सिरदर्द यहाँ की एजेंसियों को रहता है कि जब ज्यादा बारिश होती है और एकदम ज्यादा धूप खिड़कती है, तो कहीं ना कहीं जब मलबा जो है वो सड़कों पे आ जाता है, और खुलने का लगातार प्रयास रहता है। पर यही रहता है कि जब मलबा गिरे तो कोई हताहत ना हो, कोई रोड्स में ऐसा ना जा रहा हो कि किसी को डैमेज हो जाए, गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाए, कोई जनहानि हो, पर इस चीज में विशेष फोकस रहता है। तो कुल मिला के कहें, आज की बात करें, आज भी 4 जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। वही लोगों से अपील रहती है कि जो मौसम की अपडेट आती है लगभग 24 घंटे पहले, आप उन्हीं के अनुसार अपना जीवन यापन और अन्य स्थानों पर अगर जाना होता है यात्रा, उस हिसाब से करा करेंगे। और इस भारी बारिश में, इस मौसम की कहर में हम कई जगहों पर देखते हैं कमल जी कि कई सारे लोगों के घर बह जाते हैं, कई सारे लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, कई लोगों के मकान तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाते हैं, उनके घर में जो भी सामान है कुछ भी नहीं बचता। तो ऐसे लोगों के लिए प्रशासन कितनी कार्रवाई कर रहा है, कितनी उनकी मदद कर रहा है? जिन लोगों के घर पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, क्या उनको किसी तरीके की सुविधा मुहैया कराई जा रही है? ज्योति, ये चीज तो आप देखते होंगे, मुझे लगता है खाली उत्तराखंड की ना बात करें, अन्य स्टेटों की बात करें, चाहे आपका नोएडा हो, चाहे आपका दिल्ली हो, अन्य जगह हो, अब स्थिति ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब हो चुका है
घर घर लोगों के मन में पहले कहीं खाली प्लॉट होते थे, कई जगह होती है, फिर कहीं खाली प्लॉट होते थे तो पानी दाएं बाएं से निकल जाता है। लेकिन अब जगह जगह कहीं खाली प्लॉट बचे नहीं, कुछ ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, और जब बारिश होती है लोगों के घरों में पानी जलता है। ये एक आम बात हो चुकी है और देखने को भी आ रहा है। ये कोई अब बड़ी समस्या नहीं रही, अब लोग भी इसके आदी हो चुके हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्योंकि जब पानी घुसता है थोड़े दिन वो टेंशन में जरूर रहते हैं, समस्याओं के निराकरण की जरूरत है, लेकिन जैसे ही सीजन खत्म होता है फिर लोग भूल जाते हैं और फिर जब दोबारा मानसून है तब याद आता है। तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन लोगों को भी निकालना पड़ेगा, सरकारों को भी निकालना पड़ेगा। जो हमने नदी नाले बंद कर दिए, जो बड़े बड़े नदी नाले बंद कर दिए, वहां मकान बना दिए, उनको ढक दिया। सबसे बड़ी बात तो जब भी मकान आप बनाते हैं तो संवेदनशील इलाकों में न बनाएं और पानी की निकासी पूरी तरीके से होनी चाहिए, इस बात का ध्यान भी रखना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। क्या आप खाते पीते तो बहुत है